5वां नंबर है ये। तो 5वां क्या कह रहा है कि देखो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने किया था वो क्या था, विथ रिप्लेसमेंट, है ना। कल एक क्वेश्चन किया था हमने एम पे, सेम क्वेश्चन था, वहां विथ रिप्लेसमेंट था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना था। अभी ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, देखो जरा। सो क्वेश्चन तो वैसे ही है, तो देखते हैं ट्राई करके। ये 21 मार्क्स का तब आया हुआ है, देखो उस टाइम मतलब 100 मार्क्स एग्जाम होते थे, तो उस समय 8-10 क्वेश्चन ना सब ऑब्जेक्टिव आता था, और कुछ मतलब हर साल चेंज होता रहा है पैटर्न ऐसे। तो देख सकते हो इस साल क्या पैटर्न था, है ना। तो मतलब उस साल ये 21 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, तो है ना। सो एन अर्न कंटेन्स 10 balls, कंटेन कर रहा है 10 balls, ऑफ विच m आर वाइट टू टेस्ट। तो एक बॉक्स है जिसमें m वाइट है और बाकी कितने बचे, टोटल कितना 10 है, तो बचेगा 10 माइनस m। तो वो क्या होंगे बताए नहीं, क्या वाइट है, तो नॉन वाइट बोल देता हूं, है ना, नॉन वाइट, वाइट नहीं है। 10 माइनस m बॉल्स, टोटल 10 है बॉक्स में। कितना आपने ड्रॉ किया, तो H0 में दे रखा है m की वैल्यू 3 है, H1 में m की वैल्यू 7 है। 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, तो हमने नंबर ऑफ ट्रायल हमारा 3 है, यहाँ पे 3 balls आर ड्रॉन, हालांकि है ना, एट रैंडम फ्रॉम द अर्थ विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट होता तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल जो रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल होता, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हाइपर ज्योमेट्रिक होगा। अब और x क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ये जो रैंडम वेरिएबल x है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो यहां पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हैं, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा। सो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ पैरामीटर्स बताओ क्या होता है, पैरामीटर्स क्या क्या रहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक में। कैपिटल M तो एक मिनट पहले टोटल कितने बॉल्स हैं, तो 10 हो गया। कितने व्हाइट है, कितना ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर हो गया। कैपिटल N, कैपिटल M, स्मॉल n, ये होता था। कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, और कैपिटल M होता है कि रैंडम वेरिएबल में जो भी वर्ड यूज हुआ है x में, लाइक नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ काइंड 1 वाले में लिखाया होगा। तो जैसे यहाँ नंबर ऑफ व्हाइट है, तो व्हाइट कितने हैं वो बीच में आएगा, एंड लास्ट में स्मॉल n, स्मॉल इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बॉल्स आपने ड्रॉ किए। तो ये हो गया 10m3। ओके, अब क्वेश्चन ये है, x इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ठीक है, सो दैट द मोस्ट पावरफुल टेस्ट रिजेक्ट H0 इफ दिस। मतलब तुम्हें हमने लास्ट क्लास में क्रिटिकल रीजन निकाले थे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि प्रूव करना है कि ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो हमें मोस्ट पावरफुल वर्ड से कोई टेंशन, अलग से कुछ एफर्ट करना नहीं बताया मैंने, कि जस्ट लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से हमें क्रिटिकल रीजन निकालना है, वो मोस्ट पावरफुल होगा ही बाय नेमन पियर्सन लेमा। तो हमें बस क्रिटिकल रीजन निकालना है। तो आपको पता ही है हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन। तो लाइक्लीहुड सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो PMF के इक्वल होगा। तो लाइक्लीहुड फंक्शन, और हर जगह थीटा होता है पैरामीटर, यहाँ कैपिटल M ही पैरामीटर है, ठीक। तो ये वही होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x। बताओ भाई, अच्छा कितने ड्रॉ किए हमने, 3 ना। एक मिनट, हाँ, तो यहां से क्या होगा, हाँ कितने, डिनोमिनेटर 10 में से 3 ड्रॉ कर रहे हैं ना। अब न्यूमरेटर हो जाएगा 10c(x) into 10 minus m c minus x। m से x, ध्यान से देखो 10 टोटल है, 10 टोटल है ना। x है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स,
तो मुझे एक स्मॉल एक्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है। कितने व्हाइट है यहाँ पे? m है ना। हाँ, तो m(c(x), तो m चूज x एंड 10 minus m choose 3 minus x. हाँ, सो m माइनस 10 माइनस m, 10 minus. बाकी जो बॉल बचे तो 10 माइनस m नॉन व्हाइट है, उसमें से मुझे 3 माइनस x चाहिए। ओके, टोटल 3 ड्रॉ करने हैं। x हो सकता है ना 0 1 2 3 इस तरीके से जो भी है। चलो, अब तुमसे बोल रहा है कि यहां पे देखो, अब क्या बोल रहा है तुमसे, तो पहले मुझे क्रिटिकल डिसीजन निकालना है। तो हम जानते हैं क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन m इज इक्वल टू कितना, h0 पे क्या है 3 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन m इज इक्वल टू 7। ठीक, तो ओके है। तो अब इसको क्या करो, और ये जो होगा क्रिटिकल रीजन जो आएगा आपका, दिस इज लेस देन इक्वल टू k होगा, क्योंकि हमने ये लिया, मतलब अभी k1 मान लो। अब आपको करना है इसको सिंप्लीफाई। सो लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन m इज इक्वल, इसका मतलब ये होता है कि लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन m इज इक्वल टू 3, तो m को 3 रख के आपको ये PMF ही लिखना है, m को 3 रख के। तो क्या बनेगा, ये m को 3 रख के लिखेंगे, सो 3 चूज x है ना, और कितना हो गया 10 माइनस m चूज, बताओ कितना लिखूं, 3 माइनस x अपॉन में टोटल है, तो कैंसिल ही हो जाएगा है ना, अपॉन वाला दोनों। सो यहाँ पे अपॉन में 10 चूज 3 होल अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से, अब m बराबर 7 है, सो 7 चूज x एंड 10, अच्छा m यहाँ लिखा है मैंने, m को रखना पड़ेगा ना मुझे, तो कितना होता, बोलो भाई, m को रखो, तुम m को 3 रखना था ना, 10 माइनस 3 कितना, 7 चूज 3 माइनस x ना, plus x, हाँ सर। मतलब PMF ही आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है सिंगल सैंपल साइज में, तो यही लिखना है, बस m को 3 रख के लिखना है, वही चीज है। अपॉन यहाँ पे अब m को 7 रख के लिखो, तो 7 रख के लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, 3 चूज 3 माइनस x अपॉन 10 चूज 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, मैं हटा देता हूँ ऐसे ही, तो इसको हटा दो ऐसे ही, और 3 वाला भी कैंसिल हो जाएगा। 3, एक मिनट, अब यहाँ से क्या है 3 चूज x और 3 चूज 3 माइनस x, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, लेस देन इक्वल टू k1 लिखते हैं अभी, क्योंकि है ना NC(x) और NC(n माइनस x) सेम ही रहता है, NCR NCn माइनस r, तो वो कैंसिल हो गया, तो बचा अब 7, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस x फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी क्या होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, कितना बचेगा 4 प्लस x फैक्टोरियल होल अपॉन 7 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल 7 माइनस x फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू k1। अब हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, ठीक, चलो तो क्या करते हैं, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहां से 7 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, उसको ऊपर ले आओ, तो x फैक्टोरियल 7 माइनस x फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस x फैक्टोरियल 4 प्लस x फैक्टोरियल, दिस इज लेस देन इक्वल टू k1, अभी सेम ही है, सिंप्लीफाई करो इसको, तो अब क्या होगा सर, मेरा यही डाउट था कि ऊपर 4 डिग्री टर्म आएगा, नीचे ऊपर 4 डिग्री का पॉइंट नंबर आएगा, हाँ, तो उससे वो कैसे बनेगा जो दिया हुआ है, तो x मोर देन इक्वल टू k आना चाहिए। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, ये भी बन सकता है एक लाइक्लीहुड फंक्शन, अगर तुम्हारा, अच्छा एक बार चेक करो, अगर x को मैं रखता हूँ
x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ, सपोर्ट क्या है x का, 0 1 0 1 2 अप टू m या n में जो भी छोटा है। तो एक बार m की वैल्यू 3 है, अच्छा 3 तक ही जाएगी फिर भी, है ना, यही छोटा है, तो 0 1 2 3 तक जाएगी। सो व्हाट इफ x इज 0, तो क्या आंसर आएगा, x 0 पे क्या होगा, ये रेशियो, ये बोल रहा हूँ जब x 0 है तो रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 7 फैक्टोरियल अपॉन x 0 रखो, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, जब x 1 है तो क्या होगा, x को 1 रखो तो 1 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। जरा वैल्यू निकालो जी, सिंप्लीफाई करना मुश्किल नहीं है। x को 2 रखो तो 35 कितना आया, 35 डेसिमल में करके 35 आया, ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 आया, ओके। फिर आपका x को 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो हटाइए, और 4 प्लस 2 6 फैक्टोरियल, कितना आया, और x को 3 रखेंगे तो क्या हो रहा है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/35। तो इससे क्या पता चला आपको, जैसे जैसे x की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं तो जो लाइक्लीहुड का रेशियो है वो क्या हो रही है, हाँ, तो जैम में ये वर्ड यूज नहीं किया था मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो, गेट में है ये, हालांकि जैम में पहले ये क्वेश्चंस आए हैं। तो इसका लॉजिक क्या है अब, तो अब ये तरीका काम नहीं करेगा जो तुम कह रहे थे, जहां तुम फंस रहे थे कि 4 डिग्री आएगा 4 डिग्री आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा रेशियो, तो है ना, तो उस तरीके से कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अब इसमें क्या ये लॉजिक काम नहीं करेगा, तो अब सिंपल लिखेंगे कि जो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है LH0 अपॉन LH1 इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ये थ्योरम होता है, ये रिजल्ट है, याद रखना, इसको मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना, जो कि जैम के वर्ड यूज नहीं करते, पढ़ाया नहीं, गेट में है ये। तो इसमें क्या होता है, मतलब ये पहले रहा होगा, जिस साल क्वेश्चन आया होगा तब रहा होगा, फिर भी तुम सीख लो, क्या दिक्कत है, मान लो इस तरह क्वेश्चन आए तो, है ना, क्योंकि मैं जो थ्योरी पढ़ाता हूँ जनरली सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता हूँ। इस बार जो सिलेबस है 2023 में, जो आपके लिए 24 में भी, तो उसमें ये वर्ड यूज नहीं किया, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, बस समझ लो। फिर भी अगर मोनोटोन जो लाइक्लीहुड का रेशियो है LH0 अपॉन LH1 अगर ये डिक्रीजिंग है, तो उस केस में जो क्रिटिकल रीजन होगा वो होगा x मोर देन इक्वल टू k। अगर यही चीज इंक्रीजिंग होता तो ये होता x लेस देन इक्वल टू k। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए, ये पहला क्वेश्चन मिला है, तुम सॉल्व करोगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और मिलेंगे इसमें, जहां तुमने देखा होगा। मेरे डाउट भी 2 क्वेश्चन ऐसे ही थे, वैसे उसमें वो कांस्टेंट ही देता है पूरा फंक्शन ना, दोनों हाँ, नहीं आता, लेकिन कौन सा है, तो ये चीज हमारा रेशियो आता होगा, तो बस तुम्हें यही देखना है कि जब x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो क्या हो रही है, घट रही है बढ़ रही है, डिक्रीजिंग है ये। इसके पीछे लॉजिक ये है, देखो इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अब यहाँ तक ओके है, तो ये जो फंक्शन आई है दिस gx, ये मान लो सपोज gx है, दिस इज लेस देन इक्वल टू k, क्योंकि ये मोनोटोन फंक्शन है ना ये, तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो क्या होता है x, बताओ, अगर g डिक्रीजिंग फंक्शन है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, अगर g डिक्रीजिंग है तो मोर देन इक्वल टू g इनवर्स k, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको मान लो k1 है फॉर एग्जांपल, तो g इनवर्स k1 का नाम k रख दो, gx, ये gx बोल रहा हूँ उसको, मतलब ये मैं gx बोल रहा हूँ, दिस इज r gx, ठीक, फंक्शन ऑफ x। तो अगर ये अभी लेस देन इक्वल टू k1 लिखा है मैंने, तो ये चीज इसके बाद ही वो चीज आया है, तो ये थ्योरम है, दिस इज लेस देन इक्वल टू k1। अब g इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरे केस में क्या इंक्रीजिंग है, तो क्या इंप्लाई करेगा ये, g इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या इंप्लाई करेगा, x less than equal to g। हाँ, ऑर्डर सेम रह जाएगी, तो अगर इंक्रीजिंग है तो इसी का नाम k रख दो, तो यहाँ से ये स्टोरी आया है। इसको थ्योरम बना के लिखा था सर एक बार, हाँ, यही थ्योरम लिख दिया ना यहाँ पे, यही थ्योरम का स्टेटमेंट है कि व्हेन लाइक्लीहुड रेशियो इज, मतलब प्रॉपर थ्योरम करके लिखा है, यहाँ लिख तो लिया, देखो ये LH0 अपॉन LH1 ये क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन का रेशियो है, ऊपर जो लिखा है लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1, इफ दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन
देन द क्रिटिकल रीजन इज, अब प्रॉपर मैं स्टेटमेंट लिखा दूं तो प्रॉपर स्टेटमेंट ये है, सो ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है, हाँ सर जी, आपने जो बताया था कि एवरी एक्सपोनेंशियल फैमिली मेंबर फॉलो मोनोटोन लाइक्लीहुड प्रॉपर्टी, रेशियो प्रॉपर्टी, हाँ हाँ तो जैसे ये बाइपर ज्योमेट्री था, तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑर्डर बिल्कुल मतलब डायरेक्ट लगा सकते हैं ये। अरे मोनोटोन लाइक देखो, उसका ये मतलब होता है कि वो एक्चुअली उसका लाइक्लीहुड फंक्शन हाँ मोनोटोन होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, गारंटी है उसमें। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, हाँ तो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे वो किसके टर्म्स में आएगा, क्या लिख रास्ता में स्टूडेंट बोला था मैंने, सफिशिएंट एस्टिमेटर के टर्म में आएगा। यहाँ मैं जस्ट एक्स बोला हूं ना, तो एक्स के प्लेस पे तुम क्या यूज करोगे वहां पे एक्सपोनेंशियल फैमिली में, जो सफिशिएंट एस्टिमेटर वो यूज करोगे। हाँ लगा सकते हैं। पूरा स्टेटमेंट क्या था कि एक्सपोनेंशियल फैमिली मेंबर हैव मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सफिशिएंट एस्टिमेटर, ऐसा था ना। हाँ तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल इसलिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यही चीज है कि बस मोनोटोन जो फंक्शन है, तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, तुम्हें थ्योरम चाहिए तो मैं थ्योरम बना के लिख देता हूँ। सो मान लो ऐसा है, इफ likelihood function under h0 upon likelihood function under h1 is decreasing function, है ना, decreasing function of x, है ना, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए बात कर रहा हूं मैं। देन जो क्रिटिकल रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन इज रिजेक्ट h0 या टेस्ट इज रिजेक्ट h0 इफ x इज डिक्रीजिंग है तो मोर देन इक्वल टू k, है ना। एंड दूसरा, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि इफ ये जो लाइक्लीहुड रेशियो है दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, देन क्रिटिकल रीजन जो होगा रिजेक्ट h0 if x is less than equal to k। भूल जाओ तो याद रखने का तरीका क्या है, मैंने बताया कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है दिस अपॉन दिस लेस देन इक्वल टू k, तो यहाँ पे है gx k1 बोल दो लेस देन इक्वल टू k। अब इससे तुम याद रखना कि अगर डिक्रीजिंग है, अगर gx, ये इस फंक्शन का नाम gx रख दिया, तो ये डिक्रीजिंग है तो है ना, तो g इज डिक्रीजिंग, सो इम्प्लाई x is more than equal to g inverse k1, इसको भी k1 बोल दो, और इस g inverse k1 का नाम k रख दो। और अगर g is increasing, so then x is less than equal to g inverse k1 जो कि k है। तो ये इसका रफली प्रूफ हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो ठीक है ना, ठीक है, वही है कि है ना, एक्सपोनेंशियल फैमिली मेंबर है द मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ द सफिशिएंट एस्टिमेटर। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका आंसर, अच्छा पहला पार्ट ही हुआ अभी ना, तो देखो आगे तो कर लोगे आई थिंक। तो एक पार्ट हो गया, तो हमने क्रिटिकल रीजन निकाल लिया कि ये हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग था, डिक्रीज कर रहा है, तो x मोर देन इक्वल टू k इज द क्रिटिकल रीजन। अब हो गया, बाकी तो हो ही जाएगा, पावर निकल जाएगा, साइज निकल जाएगा, और सॉरी, तो हमें फाइंड करना है, सब आ जाएगा। साइज दे रखा है 11/60, तो साइज क्यों दे रखा है, ताकि तुम k निकाल सको। ये साइज दे रखा है 11/60, ये क्यों दे रखा है,
ताकि साइज को यूज करके k निकाल सको और k आ जाएगा तो पावर निकाल लो। ये है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बताओ, पांचवा हो गया। नेक्स्ट एक एक करके समझ नहीं आया। 28 ओके, थोड़ा जोर से बोलो। 29 ओके, 29। और जो लोगों को डाउट था सीखो, जैसे जो लोग नहीं कर पा रहे थे वो सीखो। हाँ जी 8 तुम पहले बोलो ना, बाद में बोलते हो। मैं कल रुको अब यहाँ पे इसको। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। तो इसके बाद जाते हैं, है ना। यहाँ भी देखो, अभी जो मैंने यूज किया ना जो स्टोरी, यहाँ वही स्टोरी यूज होगी। लाइक्लीहुड रेशियो H0 अंडर H1, रेशियो निकालो। देखो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है रेशियो, अभी जो यूज किया मैंने। तुम रेशियो देख लो, इजी है जो स्टोरी अभी यूज किया है। 4/1, 4/1, 3/2, 2/3, 1/4 डिक्रीज हो रही है, तो इसका क्रिटिकल आएंगे x मोर देन इक्वल टू k, बस। तो ये हो गया x मोर देन इक्वल टू k क्रिटिकल रीजन है। अच्छा यहाँ दे भी दिया, ओके, तो खुद ही इसने बता भी दिया ये है, तो ठीक है। उसके बाद हाँ, तो इस तरीके से है 28 और 29, ठीक है। देखो तो ये कह रहा है कि x be a random variable having PDF, तो मतलब f यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है, तो f में भी f0 और f1। तो f0 h0 में ले रहा होगा कि ये PDF लो, h1 में ये PDF लो, बेस्ड ऑन सिंगल। हाँ फिर से वही, यहाँ भी वही स्टोरी यूज करना जो मैं यूज किया ना भी, लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी, यहाँ भी वही यूज करना है। देखो ध्यान से कैसे, लेकिन ध्यान दो, यहाँ सपोर्ट 0 से 1 ही है और यहाँ सपोर्ट 0 से 2 है, तो अलग अलग। देखो मैं बता देता हूँ, तुम कर तो लोगे ऐसे, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो है ना, एग्जाम वाले थोड़े से ना ये आगे भी पूछ लेते हैं, सिलेबस में कम लिखते हैं, थोड़ा आगे पीछे पूछ लेते हैं, फिर ये बच्चे वहां परेशान हो रहा होता है क्योंकि ये 17 का है। अच्छा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1। तो यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो अंडर H0 F0 यूज करना है, अंडर H1 F1 यूज करना है। वो ये कह रहा है ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, तो ये बता रखा है कि अंडर H0 में F0 यूज करो। अब ध्यान से देखो, सो होगा क्या, यहाँ सपोर्ट है 0 से 1 और यहाँ सपोर्ट है 0 से 2, दो पार्ट में करूंगा मैं। तो जब x 0 से 1 में है तो रेशियो क्या होगी, और जब x 1 से 2 में है तो रेशियो क्या होगी। अब ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 0 से 1 में तो f0 क्या है जी, जब x 0 से 1 में है तो f0 क्या है 1, न्यूमरेटर 1 है, और जब x 0 से 1 में है तो f1 क्या है 1/2, तो फाइनली रेशियो 2 आ गया। ओके, जब x 1 से 2 में है तो f0 की वैल्यू क्या है, कोई बताओ। सर 0 है ना, अदरवाइज में चला गया ना, ये 1 से 2 तो अदरवाइज में चला गया, तो ये सपोर्ट अदरवाइज में 0/, जब 1 से 2 में है तब भी ये 1/2 है, तो ये तुम्हारा आ गया 0। और जब x की वैल्यू मान लो, अब आगे कुछ भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो चलो आगे तुम कुछ भी ले लो, 0 से इन्फिनिटी कर दो, है ना। आगे भी तुम अगर कर दोगे तो यहाँ से x तुम अगर 2 से इन्फिनिटी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इन्फिनिटी, तब भी ये 0 ही रहेगी, है ना। अच्छा नहीं सॉरी, फिर 0/0 हो जाएगी ना, तो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अभी इतना ही देखो, जो सपोर्ट है उसी में बात करो, तो है ना, क्योंकि यहाँ तो 0 हो जाएगा ना, 0/0 हो जाएगा, तो हमें सपोर्ट में ही बात करना, जो सपोर्ट है उसके इंटरसेक्शन में बात करते हैं। तो क्या लग रहा है, जब x 0 से 1 में है तो 2 है, और जब 1 से 2 है तो 0 हो गया। डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन हो गया x मोर देन इक्वल टू k, तो रिजेक्ट H0 इफ, ठीक है ना, मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी ऑफ अ टेस्ट। तो ये हो गया। सर मुझे एक चीज बोलनी थी इसमें, मतलब अभी तो आपने बता दिया, तो जब मैं सुबह कर रहा था तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने जैसे करा ना 1/2 और लेस देन के, हम मतलब जनरली जो लेके चलते हैं, तो मतलब जो बेसिकली 2 लेस देन के आया, जो हो नहीं सकता क्योंकि k तो 0 से 1 है। हाँ। फिर मैंने उसको ऑपोजिट वाला ही सिलेक्ट करा, मतलब ये x ग्रेटर देन k,
तो मेरा पहले ही सही आ गया था, बट अभी तो चलो थ्योरम पता चल गया। और पहले मैंने ऐसे सोचा था कि वो 2 लेस देन के हो नहीं सकता, तो ऑपोजिट वाला रीजन हमारा सही होगा। ठीक है ना। तो ये मोनोटोन लाइक्लीहुड मोनोटोन फंक्शन देखना है, लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोन है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे अब हो जाएगा। ट्वेंटी 28 के बाद 29। तो ये कह रहा है x1 x2 x3 x4 बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा 1। ठीक, थीटा रियल नंबर है। सपोज h0 में थीटा 1 है, टू बी टेस्टेड अगेंस्ट द h1 थीटा लेस देन 1, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। फॉर व्हाट ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ समेशन xi द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट वुड रिजेक्ट h0। कोई बात नहीं, क्रिटिकल रीजन निकाल लेते हैं। देखो तो क्रिटिकल रीजन क्या आएगी यहाँ पे, अरे इजी है, तुम क्रिटिकल रीजन निकालो, उससे दिख जाएगा, क्रिटिकल रीजन से ही दिख जाएगा। सो हमारे पास नॉर्मल 0 1 है सैंपल, 4 साइज का है, तो n की वैल्यू तो 4 है पहली बात, और सिग्मा स्क्वायर 1 दे रखा है। ओके, अब h0 है तुम्हारा थीटा 1 और h1 में थीटा लेस देन 1, तो है ना, नल हाइपोथेसिस है थीटा इज इक्वल टू 1, ऑल्टरनेटिव है थीटा लेस देन 1। तो अब अल्फा दे रखा है 0.05 जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h0। तो यहाँ पे क्या आता है भाई, बोलो क्रिटिकल रीजन क्या आता है इस केस में, इस वाले नॉर्मल x बार माइनस 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट n। ठीक, और ये वन साइडेड है ना, ये वन साइडेड है, तो क्या आएगा लेस देन माइनस जेड अल्फा बाई 2। मैं लिखा है ना, चेक कर लो, ये रिजेक्शन रीजन होगा इसका। तुम्हें डायरेक्टली नहीं करना, तुम एक काम करो, तुम लोग क्या बताए थे, समेशन एक्स लेस देन के, वो भी सही है। उससे भी हाँ सर, मैंने उससे ही करा था। क्योंकि इसको रिड्यूस करोगे एटलीस्ट, तो यही आएगा x बार लेस देन सम k1, और ये आ जाएगा समेशन xi लेस देन k। तो जिसको ये याद है इट्स ओके, थ्योरम था ना, तो ये याद हो या ये याद हो तो भी चलेगा। ये तो मुझे डायरेक्टली अल्फा यूज करके याद है, तो बात वही है। तो ये k है ना, सिंप्लीफाई करोगे तो ये था कि x बार माइनस म्यू अपॉन दिस, तो ये हमारे पास z तब बनता है जब ये सिग्मा नोन हो, सिग्मा अननोन होगा तो वहां फिर है ना x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s अपॉन आता है, तो t बन जाता है ना फिर तो। ओके, तो ये यूज कर दो, नहीं तो यहाँ से देख लो, यहाँ से भी करो, वही बात है, यहाँ से k निकालना पड़ेगा, हमारा k निकला हुआ है, यही चीज है। चलो तो यहाँ से एक काम करते हैं, चलो मैं इसी से करता हूँ, ठीक है। तो तुम सीधा सीधा क्या करोगे, ये यूज नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये यूज कर लेता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है। मान लो जिनको नहीं पता कि कैसे आया ये, तो उसके लिए बता रहा हूँ। आप लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन, तो हम लोग यहाँ mle यूज करते हैं जब ऑल्टरनेट आपका कंपोजिट हो, तो यहाँ पे mle यूज होता है, थीटा का mle यूज होता है, और लेस देन k1 कर दो। तो थीटा नॉट तुम्हारा दे रखा है 1 है यहाँ पे, तो लाइक्लीहुड फंक्शन पता है ना आपको कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि ज्वाइंट पीडीएफ यहाँ 4 है ना, तो ज्वाइंट पीडीएफ का प्रोडक्ट ज्वाइंट पीडीएफ हो जाएगा, देन उसमें है ना, तो सिंप्लीफाई करो तो उससे यही निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई k2 बोल दो, यहाँ k1 में लिख दिया हूँ, तो रिड्यूस होकर समहाउ यहाँ कुछ आएगा, k बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसा लिख दो, है ना, तो ये आएगा x बार लेस देन k आएगा, या समेशन xi लेस देन k3 बोल दो, तो ऐसा कुछ आएगा। तो मैं एक लेके चलता हूँ। अब क्या करते हैं, इसी को लेके चलें, चलो देखो, मुझे अल्फा दे रखा है यही के फाइंड करने के लिए, और जो मैंने लिखा तो डायरेक्टली वहां से आ जाता है, किसी भी अल्फा के लिए वो आंसर है। तो सो 0.05 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h0, तो h0 आ गया समेशन xi लेस देन k ही बोल दो अभी, है ना, तो इसको k ही बोल के चलता हूँ, k एंड गिवन h0 इज ट्रू, गिवन h0 इज ट्रू। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो प्रोबेबिलिटी समेशन xi i फ्रॉम 1 to n माइनस, अब समेशन xi का मीन कितना आएगा,
n यहाँ 4 है, ठीक है ना, क्या होगा भाई, तो यहाँ थीटा 1 दे रखा है, तो -4 अपॉन इसका वेरिएंस क्या आएगा, मतलब लिख लो यहाँ पे n, तुम n के लिए लिख लो, क्या ही दिक्कत है, समेशन n माइनस n आ जाएगा, n थीटा, थीटा इज 1, सो अभी लिख लो n थीटा सिग्मा बाई रूट n, तो सिग्मा तो 1 ही है ना, तो वही कर रहा हूँ, तुम पुट कर लो जैसे समझ आ रहा है तुम्हें, और ये आएगा लेस देन इक्वल टू, सो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूअस है, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा k माइनस n थीटा, n 4 है, थीटा 1 है, तो ये तुम्हारा 4 हो गया, अपॉन 1 बाई रूट n, रूट n क्या है तुम्हारा 2, तो ये 2 टाइम k माइनस 4 हो गया, इतना छोड़ो, है ना, गिवन थीटा इज 1, तो थीटा 1 यूज कर लिया मैंने, ये क्या यूज कर रहा हूँ, डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो यहां से आपके पास आ गई, सो क्या आया, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू 2 टाइम k माइनस 4, राइट, अब नोटेशन जिसको याद है बताओ, 2 टाइम्स k माइनस 4 किसके इक्वल होगा, ये वन साइडेड है ना, अच्छा वहां जो लिखा था वो एक्चुअली मैं गलती से अल्फा बाई 2 लिख दिया था, वो 2 साइड में अल्फा बाई 2 आता, वन साइड में अल्फा आएगा, तो ये अल्फा है, जैसे समेशन x है ये ना, तो उसका वेरिएंस n आ जाएगा, ओ एक मिनट, हाँ यहाँ मैंने मिस किया, ओ एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा गलती किया ना, हाँ वो x बार था, एक मिनट ध्यान दो, हाँ यहाँ क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ मुझे रूट n करना पड़ेगा, यहाँ मैंने थोड़ा गलती किया है, सो ये रूट n होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक मिनट चेक कर लो एक बारी, कैलकुलेशन है ना, क्योंकि समेशन xi का मीन और x का वेरिएंस, तो मैं x बार का वेरिएंस से डिवाइड कर दिया गलती से, 4 और यहाँ हो जाएगा 2, अब ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा गलती किया है, सो यहाँ से आ गया आपके पास k माइनस 4/2, ओके, ओके ना, तो यहाँ से डिसाइड कर लो ना, मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू z अल्फा, किसके इक्वल होता है ये, z अल्फा है, तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये अल्फा होता है मेरे नोटेशन के हिसाब से, तो यहाँ मैं 1 माइनस अल्फा बोल देता हूँ, तो ये अल्फा आ जाएगी, राइट, देख लो अपनी मर्जी से, तो अगर यहाँ मैं, है ना, जैसे समझ आ नोटेशन में बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि तो बस उसको यूज कर लो, हो जाएगा अब, तो इसके आगे ना, मतलब ये अल्फा ही आएगी, तो यहाँ से समझ आ गया तुम्हें, k माइनस 4/2 जो है वो कहीं ना कहीं z 1 माइनस अल्फा है, और 1 माइनस अल्फा क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो अल्फा दे रखा है, तो 1 माइनस अल्फा देख लो 0.95 है, और ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी z 0.95, तो वहां से k आ जाएगी, और k तुमने निकाल लिया, तो मान लो k की वैल्यू क्या आई, किसी ने निकाला है, मतलब k कुछ आएगी, फॉर एग्जाम्पल क्या आएगी बताओ भाई, पहले तो देखो उस साल के पेपर में जाके देखो, 2017 के पेपर में जाके देखो, पहला पेज पे z 0.095 कितना दे रखा है, या जिसकी वैल्यू याद है बताओ मुझे, इसका शायद -1.64 ही होगा, नहीं तुम शायद में गलती बता, कल भी तुम गलत बताए थे, तुम 1.64 बताए थे जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ, वो तो टू साइडेड था ना, हाँ, तो वहाँ 1.96 आंसर होता ना, जो कल हम कर रहे थे वो इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, लेकिन यहाँ पे तो टू साइडेड नहीं है, हाँ वही ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वही पूछ रहा हूँ मैं, देख लो एक बार मैच कर लो बस, कि याद तो मुझे भी नहीं रहता, कि जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो इसको तुम रख लो, जो भी वैल्यू यहाँ से k आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ k आ जाएगी, फिर तुम देख लो समेशन xi की क्या वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो उसके हिसाब से बताना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, उस तरीके से, ठीक है भाई,
क्रिटिकल रीजन सही आया, लेस देन आएगा मोर देन आएगा, ठीक है। तुमने कैलकुलेट किया है कि नहीं, एक बार देख लो। तुमने डिराइव, एक बार डिराइव करके देखो, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है इसका क्या यही आएगा या उल्टा आएगा। हाँ आई थिंक उल्टा ही आएगा, चेक करो एक बारी। सो वो मैंने लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पे है ना, उल्टा नहीं आना चाहिए, क्योंकि h0 थीटा और h1 जो है वो थीटा 1 से छोटा है। हाँ तो कोई उसमें नहीं, लेकिन वो इसमें तो समेशन xi लेस देन k ही आता है, तो k वन कंफर्म है। नहीं ऐसा नहीं होगा, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। डिराइव करके देख लो एक बारी। यही आया था। अच्छा चलो, अब एक को एक लेस देन आ रहा है, एक को मोर देन आ रहा है, तो अब देख लो भाई सिंपलीफाई करके। तो सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जेट फ्यूल लेसन कर लो k -4 हो गया, तो सर सिग्मा बाय रूट n होगा, सिग्मा बाय रूट n है और बाय रूट n कर लो गया। नहीं वो मैं भी गलती की जो तुम कर रहे हो। यहाँ समेशन xi है, x बार नहीं है, तो समेशन xi लिया हमने, तो समेशन xi का मीन घटाएंगे और समेशन xi का स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसका वेरिएंस निकालेंगे, क्या आएगा, n आएगा ना इसका वेरिएंस, क्योंकि सबका वेरिएंस तो 1 है। तो समेशन xi का वेरिएंस तो n आ जाएगा, तो रूट n से डिवाइड करना पड़ेगा। वो तब करते हैं जब x बार होता है ना, तो x बार है तो माइनस का मीन जस्ट थीटा होता और 1/√n या सिग्मा बाई रूट n इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता। ठीक है, तो समेशन xi है, तो तुम कैलकुलेशन करके वेरीफाई कर लो तुम लोग। इसमें जो आता है म्यू लेस देन म्यू नॉट, है ना, आएगा तो लेस देन ही, इसमें लेस देन दिया हुआ है ना, याद तो मुझे भी ऐसे ही है कि लेस देन है तो वही आएगा। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, क्योंकि मॉड आता है टू साइडेड में, मोर देन है तो मोर देन में आएगा, लेस देन ही आएगा। चेक कर लेना एक बार, फिर वेरीफाई करके देख लेना एक बार। इसमें ध्यान ये भी रखना होता है ना कि जो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा। तुम देखो जिन लोगों ने गलती किया होगा, कहाँ गलती किया होगा, जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है कि थीटा जो है लेस देन 1 है ना, ओके, और उसमें थीटा क्या 1 है, तो मेरा x बार क्या होना चाहिए, जो x बार है उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब एक x बार माइनस थीटा बन रहा होगा ना कहीं ना कहीं, इसका मॉड। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, है ना, ये जैसे होता है कि x बार माइनस थीटा होगा अगर x बार मोर देन थीटा है, और थीटा माइनस x बार अगर x बार लेस देन थीटा है, इस तरीके से 1। और थीटा नॉट यहाँ 1 होगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, फिर लिख लो ये होगा, है ना, याद दिया तो यही है इस बुक में, तो उसके हिसाब से सॉल्व करो। सर यहाँ पे k तो 0.72 ऐसा समथिंग आएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है फॉर व्हाट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ समेशन xi। हाँ, वुड रिजेक्ट h नॉट,
तो रिजेक्ट एच नॉट इफ समेशन एक्स आई लेस देन के। तो वैसे तो 3 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सर मल्टीपल करेक्ट है। हाँ मल्टीपल करेक्ट है। मल्टीपल करेक्ट है। इसका आंसर की में देख लो एक बार क्या क्या आंसर की में है। एबीसी है, वैल्यूज है ना, वैल्यूज लिखा है। तो इसमें आंसर की में देखो, अगर वैसा है 0.7 समथिंग आ रहा है तो एबीसी तीनों होना चाहिए ट्रू। क्या है आंसर? एबीसी। ठीक है तो ये भी क्रिटिकल रीजन मतलब सही लिखा हमने, हाँ ठीक है। तो यहाँ लेस देन 1 है तो इसमें ये रहेगा नॉर्मल में। मोर देन 1 होता तो यहाँ मोर देन इक्वल टू लिखते, और जब थीटा नॉट इक्वल टू 1 है तो उस केस में यहाँ मॉड आ जाएगा, इस पे जस्ट मॉड आ जाएगा। तो मॉड और मोर देन हो जाएगा, मॉड मोर देन इक्वल टू वो रहेगा। ठीक है सर हाँ। एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा देखते तो ये तो हो गया ना, मतलब ये जिसका डाउट था हो गया। ठीक है अब आते हैं एक 8वां क्वेश्चन में कोई पूछा था ना, हाँ 30 बताओ। हैं। जैसे इसमें तो एक मैंने अल्फा की डेफिनेशन लगा के आंसर निकाल लिया, ए होगा। हाँ क्योंकि ये सिंगल तो मतलब इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा मोनोटोन वाला। हाँ वही लगेगा ना, कैसे डिसाइड करोगे तुम? नहीं मैंने तो ऑप्शन से ही लाइक किया। अच्छा ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसा हो जहाँ पे सेम प्रोबेबिलिटी आ जाए। हाँ वैसे ठीक है, तभी तो बात बराबर ही है वो तो, क्योंकि तुम्हारा रेशियो लगा रहे हैं तो 1/2 ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें देखना है x1 रख के क्या आएगा, x2 रख के क्या आएगा, इस तरह से x2 है ना, वो कांस्टेंट है ना। तो तुम्हें देखना है डिफरेंट x के लिए रेशियो सेम। अच्छा तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो यहाँ तुम 20 तक ही जा सकते हो और h1 में 40 तक जा सकते हैं, तो 20 के बाद डिफरेंस क्रिएट होगा। 21 0 हो जाएगा। हाँ 0 से देखो, जब तुम h लिख रहे होगे यहाँ पे, वही पिछले क्वेश्चन में था ना कि पहले में सपोर्ट 0 से 1 था, दूसरे में सपोर्ट 0 से 2 था, तो हमने रेशियो लिखा है 0 से 1 में अलग और 1 से 2 में अलग। फिर देखा कि जैसे x की वैल्यू 0 से 1 में है तो वहां पे 2 था, और जब x की वैल्यू 1 से 2 में है तो वैल्यू 0 हो गई थी, तो डिक्रीज कर गई, तो x मोर देन इक्वल टू k उसका लाइक्लीहुड वो होगा क्रिटिकल रीजन। सर मोर देन कैसे होगा? नहीं वो इसमें नहीं बोल रहा हूं मैं उस क्वेश्चन में बोल रहा था। यहाँ देखना पड़ेगा तुम्हारा क्या रहेगा। जैसे अंडर h नॉट क्या है तुम्हारे पास, 1/40 रहेगा ना, थीटा 1 से 40 तक। अंडर h1 क्या होगा, 1/20 होगा, कब, जब 1 से 20 तक। तो h1 के अंडर जो pmf है, h1 के अंडर pmf की वैल्यू कितनी है, 1/20। 1/20 अगर जब x की वैल्यू 21 हो गई तो क्या हो जाएगी pmf अंडर h1, अंडर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगी। तो रेशियो क्या आ जाएगी, h0 अपॉन h1 क्या आएगी, 1/40 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो मतलब थीटा की वैल्यू जब 0 से मतलब x की वैल्यू जब 0 से 20 तक है, मतलब अंडर h0 तुम्हारा क्या होगा, तो ये आंसर क्या होगा, 20 के बाद ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो रेशियो वहां से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू होगा। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ लाइक्लीहुड जो रेशियो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जा रही है उसके बाद 20 के बाद रेशियो। 28 सर। ठीक है ना, इसको अगर डाउट तो मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है ना। अभी पीछे आते मिनट रुका, 8 नंबर किसी का डाउट था, क्या है भाई इसमें बताओ। फिर आगे पीछे में टाइम जाता ना, तो मैं एक बार शुरू में बता दूं। हाँ 8th ओके। इसमें क्या है कि x सर इसमें अल्फा रिड्यूस नहीं होते। अच्छा सर इसमें जब हमने साइज निकाला टाइप वन एरर का, हाँ तब उसके बाद अल्फा 2/2 प्रोबेबिलिटी आई हमारी जो टाइप वन एरर। तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएगी, वही समझ नहीं आ रहा है। टाइप 1 एरर क्या है, अल्फा 2। उसमें एक को 0 ले लेंगे। अल्फा 2/2 अच्छा अल्फा 2/2 आई। तुम्हें कह रहा है कि अल्फा 2 1 हो जाएगा।
अच्छा क्योंकि अगर अल्फा 1 को 1 ले लेते हैं और अल्फा 2 को 0 तो फिर वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, वो ऑप्शन में भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि किसके अंडर बात कर रहे हैं हम। सर H0 के अंदर बात करेंगे तो कंस्ट्रेंट बन जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और उसके हिसाब से हम लोग मैक्सिमाइज कर लेंगे उसको। हाँ 2/3 आ जाएगा साइज। वो मैक्सिमाइज करना पड़ेगा है ना, जैसे मान लो अल्फा 2/2 आया फॉर एग्जांपल, तो अच्छा वो फिर कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या होता है कि मैक्सिमाइज करना होता है टाइप 1 एरर को, है ना। अगर फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर आ जाए कहीं पे तो उसको मैक्सिमाइज करो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 1 माइनस थीटा हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगी, उस तरह से कुछ। हाँ सर, एक पैरामीटर रिड्यूस। हाँ तो ये अल्फा 2 बराबर माइनस अल्फा 1 कर दो, और उस केस में वो फंक्शन ऑफ पैरामीटर आ गया। तो जब कहीं फंक्शन ऑफ थीटा आ जाए, मान लो तुम्हारा टाइप 1 एरर या टाइप पावर, टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना होता है, टाइप 1 एरर को मैक्सिमाइज करना होता है, और पावर को मैक्सिमाइज करना होता है। बस लिख के बताओ, ये समझ आया भाई। फंक्शन ऑफ थीटा आएगा तो तुम्हें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा उस फंक्शन को। मान लो कैलकुलस में जी थीटा है या जी अल्फा है, अब उसको मैक्सिमाइज करो तो वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू, वो एक्चुअली में टाइप 1 एरर की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, ये लिख के बताऊं। हाँ देखो, हाँ तो जैसे तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास कि अल्फा 1 अल्फा 2 विद अ नोन पैरामीटर सच दैट दिस, ठीक है, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दे रखा है तुम्हें H0 H1, ठीक है। तो H0 H1, अब क्रिटिकल रीजन, सपोज दैट द क्रिटिकल रीजन क्या है, अच्छा क्रिटिकल रीजन दे रखा है कि नहीं, नहीं है ना। तो सपोज द क्रिटिकल रीजन इज, अरे दे रखा है ना ये x की वैल्यू 2 या c हो, 2 या 3 है, तो लाइक x मोर देन 1 बोल दो, तो x की वैल्यू 2 या 3 ये क्रिटिकल रीजन है। तो क्रिटिकल रीजन ये मतलब रिजेक्ट H0 इफ x इज आइदर 2 और 3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू x इज 2 और x इज 3, ये रिजेक्शन रीजन है कि जब x की वैल्यू 2 हो या 3 हो, मतलब दोनों इंक्लूडेड है x 2 और 3। तो ये होता है ना x बिलोंग्स टू c, तुम ये देखते हो ना क्रिटिकल रीजन क्या होता है, x बिलोंग्स टू c, तो c यहाँ सेट है तुम्हारा 2,3, तो ये आपका x बिलोंग्स टू हो गया c 2 3। बोल रहा है देन द क्रिटिकल रीजन हैज साइज, तो चलो साइज निकालते हैं। तो साइज है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, तो x 2 3 गिवन H0 इज ट्रू, तो H0 में क्या है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 एंड x बराबर 3। ऐड कर लो जरा, तो 2 3 पे ऐड कर लो, इन 2 3 पे इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर लोगे तो देख लो एलसीएम क्या रहेगा। अभी 6 ले लेता हूं मैं, तो एलसीएम जब मैं 6 ले लूंगा तो ऊपर है 2 माइनस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये तो 2 वाला हो गया, 2 टाइम करूंगा है क्योंकि 6 लिया एलसीएम मैंने, तो प्लस 2 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2, चेक करना कैलकुलेशन। तो यहाँ से 2 प्लस 2 4 माइनस 4 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन 6। अब तुम्हारे पास क्या अंडर है ना, गिवन H1 प्लस है ना, ये भी लिखा नहीं मैंने, गिवन H1 प्लस गिवन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1, तो ये गिवन है, तो मतलब अल्फा 2 को रख दो 1 माइनस अल्फा 1, गिवन दिस ना, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो H0 इज ट्रू, तो ये पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ से पुट करोगे तो 1/6 बाहर, 4 माइनस 4 अल्फा 1 अल्फा 2 का रखो तो माइनस 1 प्लस अल्फा 1 आ जाएगा, तो फाइनली आ गया 1/4 एंड ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4 माइनस 1 3 माइनस 3 अल्फा 1, ठीक। सो 4 माइनस 1 3, ये हो गया। अब देखो अल्फा 1 का रेंज क्या है तुम्हारा, 0 से 1 ना, 0 से 1 ही हो सकता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये लीनियर फंक्शन है ना। सो इसकी तो होता क्या, देखो जब मैं डेफिनेशन लिख रहा था मैं इसका साइज का, तो जब फंक्शन होता है तो मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये जो पावर है दैट इज आल्सो मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो
तो यहाँ मैक्सिमम है पावर और साइज में। तो कभी फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स आ जाए देन यू मैक्सिमाइज दैट फंक्शन किस इंटरवल पे जो गिवन सपोर्ट है। तो यहाँ देखो जो अल्फा 1 है आपका 0 से है और दोनों सम लेस है ना, तो अल्फा 1 की वैल्यू 0 से 1 के इंटरवल में है। तो तुम इसको अगर मान लो ये फंक्शन में g ऑफ अल्फा 1 बोल दूं तो g डैश अल्फा 1 तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, g डैश अल्फा 1 क्या आएगा -3y। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस इंटरवल में तुम्हें क्या लगता है किस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा? दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ओवर दिस इंटरवल 0 to 1। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा मुझे इंटरवल में? डिक्रीजिंग है, जितने वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी घटती है, 0 पे ना। हाँ, 0 ठीक है ना, ये हमने यही कॉन्सेप्ट एमएलई में भी यूज किया है कि जब लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल पे, थीटा बिलोंग्स टू सम इंटरवल, तो वो लाइक्लीहुड फंक्शन कब मैक्सिमम होगा? डिक्रीजिंग है तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसी में मैक्सिमम होगा। जितना आगे बढ़ोगे उतनी वैल्यू घटती जाएगी ना डिक्रीजिंग के डेफिनेशन से। अगर लाइक्लीहुड इंक्रीजिंग है तो लास्ट पॉइंट जो इंटरवल का एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट, उसमें मैक्सिमम होगा। तो यहाँ 0 पे मैक्सिमम होगा। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g अल्फा 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये अल्फा को 0 रख दो तो ये 3/4 आ जाएगी। तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आई, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 3/4 आ गई। सही लिखा हूं मैं? चेक करो गलती शायद हुआ कहीं पे। सर अल्फा 1 3/4 है ना, अल्फा 2 निकालिए। हाँ साइज निकालना है। हाँ नहीं, एक मिनट। सर 1/6 होना चाहिए, तो 1/6 3 - 3 अच्छा, ये मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से। ओके, देख लो एक बार फिर से लिखने में। अभी ठीक है ना? तो अब क्या आ जाएगी? हाँ, वो मैं लिखने में गलती किया ना। तो फिर से वही बात है, कोई बात नहीं, यहाँ 6 हो जाएगी। थोड़ा सिली मिस्टेक्स मैं भी बात कर रहा हूँ। तो मतलब लिखने में, तो यहाँ से क्या हो गया? अब 0 पुट कर लीजिए, कितना आएगा? 3/6। तो ठीक है 3/6 मतलब 1/2। अब चेक कर लो, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी वो आपके पास 1/2 है। तो ये आ गया, ये होगा, तो मतलब ये आउट हो गया। सेम तरीके से आप पावर निकालो, अभी मैं साइज निकाला था, सेम तरीके से पावर निकालो। कर पाओगे भाई? अब यस सर, हो जाएगा। सेम ही आएगा ना, फंक्शन ऑफ वो भी अल्फा 1 या अल्फा 2 आएगा, फिर उसको भी मैक्सिमाइज कर लो, पावर को भी, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। हाँ, पेज नंबर 12 38। ये वाला क्वेश्चन। ओके, सर ये मैं एक सेकंड ऐसा बोल लेता हूँ। बोलो कोई भी बताओ क्या है। एक ही बोल दे पहले। मेरा इसमें ये डाउट था, ये मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो निकाला हुआ, एक्सपोनेंशियल थीटा आ रहा है। हाँ, तो ये मतलब काई स्क्वायर 2 का अल्फा फॉलो करना चाहिए ना, जो नोटेशन दे रखा है। तो उससे आउट हो जाएगा। मतलब देखो, ऑब्वियस है हाँ, कि ये chi² 2n या chi² n, ये तो होगा, कोई एक तो होगा। तो लेकिन आंसर में उन्होंने 1 माइनस अल्फा वाला दे रखा है। हाँ, तो वो नोटेशन, ये तुम्हें नोटेशन क्लियर होना चाहिए। जो आपने सिखाया था ना अभी रिसेंटली, वो कि अल्फा कब लेते हैं पीछे आगे करके, जो 1 माइनस अल्फा और ये हाँ। बेसिकली यही फिट बैठेगा, 1 माइनस अल्फा ही आएगा। मैंने भी बनाया था ना, तो वो सही है, मतलब 1 माइनस अल्फा पे ही सही बैठेगा। साइज अल्फा है ना, तो आप साइज निकालो, जो भी आपको ट्रू लग रहा है उसका साइज निकालो। तो एक में जैसे आपको लग रहा होगा, एक मिनट देखो, पहले तो चेक करो इसका डिस्ट्रीब्यूशन chi² n है या 2n है, पहले तो एक चेक करना है। 2n है। ठीक, तो उससे क्या फायदा हुआ कि chi² n वाला आउट हो गया, तो मतलब ये BD आउट हो गया। अब BD आउट हो गया तो अब AC में से कोई एक ट्रू होगा। अब ये अल्फा वाला या 1 माइनस अल्फा वाला, तो इससे साइज निकालो। तो एक से साइज आएगी अल्फा, एक से आएगी 1 माइनस अल्फा, तो आपको साइज अल्फा वाला चुनना है। सर आपने ऐसे लिखवाया था ना कि x और जो नंबर है जैसे x² 2n अल्फा, उससे ग्रेटर वाली अल्फा होती है, इसलिए 1 माइनस अल्फा होगा यहाँ पे, क्योंकि इससे पीछे वाली होगी ना। जिसको भी नोटेशन में डाउट है, इस पेपर में जाओ, 2020 वाला पेपर खोलो, देखो इंट्रोडक्शन या जहाँ पे नोटेशन एक्सप्लेन किया वहां बता रखा होगा कि इस नोटेशन का क्या मतलब है, इस नोटेशन का क्या मतलब है ना।
उन्होंने हामिल वाला नोटेशन यूज कर रखा है, हाँ। मतलब y ग्रेटर देन chi स्क्वायर n कमा अल्फा, मतलब कि मतलब उस पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। अल्फा है, राइट। उसके राइट साइड की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से तो फिर वो बीसी वाला होना चाहिए ना। अरे देखो ध्यान से, एसी में से कोई एक करेक्ट होगा, ध्यान दो। इसमें क्या है, काई स्क्वायर इस नंबर से पीछे की प्रोबेबिलिटी, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा। इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? अल्फा। तो ये आंसर, यही आंसर होना चाहिए ना। यही है सर, मैं वही कह रहा था। हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है आदित्य, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ वैसे। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2n है। देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बस यही देखना है कि ये जो काई स्क्वायर 2n है, ऑप्शन में लेस देन यूज किया ना, तो लेस देन काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा है। तो ये डिसाइड करना है तुम्हें क्या है, काई स्क्वायर 2n लेस देन काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा, ये डिसाइड करना है क्या है। बताओ पहला वाला किसके इक्वल है? लेस देन है ना, तो पहला वाला हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। हाँ, दूसरा वाला 1 माइनस अल्फा। तो ठीक, तो पहला वाला करेक्ट ऑप्शन है ना। क्यों? हाँ। क्योंकि साइज अल्फा आना चाहिए। यहाँ साइज 1, सॉरी यहाँ गलत है, ये 1 माइनस अल्फा आएगा ना। ये नोटेशन क्या है हमारा, देखो नोटेशन ये है कि जैसे अगर काई स्क्वायर रफली मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर यहाँ मैं लिख रहा हूँ काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा, तो इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, ये नंबर है, इस नंबर से पीछे की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेस देन है ना, तो इस नंबर से पीछे की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये जो नोटेशन यहाँ यूज किया है, तो ये वाला नंबर नहीं है। नोटेशन देखो ध्यान से, जैसे काई स्क्वायर 2n कॉमा 1 माइनस अल्फा, तो ये जो नंबर है, ये नंबर है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। तो ये 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है। तो यहां देखो ध्यान से, तो इस नंबर से पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस नंबर से पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और यहाँ 2n अल्फा है, तो इस नंबर से पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ठीक तो है, क्लियर हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, साइज अल्फा था, तो ये क्रिटिकल रीजन दे रखा है, तो पहले तुम क्या करो, क्रिटिकल, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज हुआ है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो पहले, उसमें डिसाइड करो काई स्क्वायर 2n है, काई स्क्वायर n है, तो n वाला आउट हो गया, 2n आया। अब साइज का डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, तो जब थीटा 1 है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में चेक कर लो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिस लेस देन दिस, तो ये एक ऐसा नंबर है कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, तो इस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। वही पूछा है मुझसे, लेस देन है ना, तो लेस देन मतलब उस नंबर से पीछे की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये अल्फा आएगी, ये 1 माइनस अल्फा। मुझे साइज अल्फा चाहिए था, तो अल्फा साइज ए ऑप्शन दे रहा है, सी ऑप्शन का साइज 1 माइनस अल्फा है, जो कि नहीं चाहिए मुझे, है ना, मुझे अल्फा साइज चाहिए, इसलिए ए करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट। 42। तो फर्स्ट वाला। अच्छा ये तुम लोग का हो गया भाई, तो ध्यान कर बोला था 43 तुम्हारा हो गया, हाँ सर हो गया। ये हो गया 43। अच्छा ठीक है, तो कौन सा रह गया, 53 करूं? 43 वाला ये होगा। अच्छा 43 है ना, ओके ओके चलो। तो हाँ, कल जो मैं कर रहा था सिर्फ लेफ्ट साइड में कैलकुलेशन कर रहा था, और राइट साइड में भी होगा वही चीज, तो सेम चीज राइट साइड में भी आएगी। तो ए और बी में से एक ट्रू होगा, तो देख लो। So let x1, x2, xn be random sample from normal theta 1, ठीक है। So normal theta 1, जहाँ थीटा रियल नंबर एक अननोन है। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग h0 लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर से वही बोल रहा हूँ कि इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, तुम इसका क्रिटिकल रीजन निकालो, वही आएगा जो इसको कंसीडर करना है तुम्हें। तो ये भी एक रिजल्ट है। सो इसके लिए जो क्रिटिकल रीजन आएगा वही क्रिटिकल रीजन इसके लिए कंसीडर करो। तो so let बीटा थीटा डिनोट द पावर फंक्शन। तो बीटा थीटा क्या था, डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h0, ये है पावर फंक्शन।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट ये तुम्हारे पास आ गया। अब यहाँ पे मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, अब इसका क्या आएगा, तो तो यहाँ से तुम्हारा आ गया, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रीजन तुम निकालोगे तो x बार मोर देन k आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, तो ये तुम्हारा आ गया x बार मोर देन k, ठीक। अब तो अभी ये पावर फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि बीटा थीटा है ना, सो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस थीटा अपॉन x बार का वेरिएंस कितना होगा यहाँ 1/√10 मोर देन k माइनस थीटा अपॉन 1/√10। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोबेबिलिटी z, लेफ्ट साइड तो z बन गया, मोर देन k माइनस थीटा अपॉन 1/√n। ध्यान दो, अब तो ये एक नंबर है। अब बीटा जीरो क्या हो जाएगा, ये तो बीटा थीटा हुआ, जहां इसने बोला हुआ है थीटा मोर देन जीरो है, तो यहाँ पे थीटा स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो है। दूसरे में बीटा जीरो बोल रहा है, तो बीटा जीरो का मतलब ये हो गया कि बीटा एट जीरो, तो थीटा की जगह जीरो रख दो। सो प्रोबेबिलिटी जेड, तो यहाँ पे वही करो, कोई दिक्कत, थीटा को जीरो रख दो, अभी जेड ही बनेगा। तो जेड मोर देन के माइनस जीरो अपॉन 1/√n, ठीक है, क्योंकि वहां थीटा घटा है, मीन थीटा यहाँ जीरो रख दिया तो जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो k माइनस जीरो अपॉन 1/√n। अब तुम्हें देखना इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये दोनों स्टैंडर्ड नॉर्मल है, इधर ठीक है। अब ये दोनों नंबर तुम चेक कर लो, इन दोनों नंबर में है ना, तो जैसे अब तुम्हें देखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल है ये दोनों। अब ये नंबर किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये नंबर, पहले ये नंबर को डिसाइड करो, ये नंबर में कौन लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। k माइनस थीटा वाली जो टर्म है वो छोटी होगी इस नीचे वाली से, उसकी वजह से क्योंकि थीटा घटा रहे हैं। तो ये नंबर जो है और ये नंबर, लेट्स से इसका नाम मैं रख दिया फॉर एग्जांपल अभी के लिए k1 और ये k2, तो k1 यहाँ है और k2 यहाँ है, तो मतलब बीटा थीटा जो है एक्चुअली ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी z लेस देन k, z मोर देन k1, z मोर देन k1, और ये है प्रोबेबिलिटी z मोर देन k2। अब तुम डिसाइड कर लो k1 से आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या k2 से आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बताओ। k1 से आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो मतलब बीटा थीटा ज्यादा है यहाँ पे बीटा जीरो से, ये हो गया। सर ये समझ नहीं आया सर, ये आपने कैसे मतलब k1 और k2 कैसे डिसाइड कर लिया सर? देखो k माइनस ये देखो ये ठीक है, x बार कैसे मतलब डायरेक्टली आपने डिसाइड कर लिया x बार ब्रेक करके क्यों होगा सर, लाइक यू निकालना पता ना। नहीं, देखो x बार मोर देन k समझ आया, तो हमें रिजल्ट याद है बच्चों को अब कि जैसे थीटा जीरो है, थीटा मोर देन जीरो, यहाँ मोर देन जीरो है तो यहाँ x बार मोर देन k होगा, यहाँ लेस देन जीरो होता तो x बार लेस देन k क्रिटिकल रीजन आता, यहाँ होता थीटा नॉट इक्वल टू जीरो तो क्रिटिकल आता mod x मोर देन k आता। ये अब याद रखना है तुम्हें कि क्रिटिकल रीजन किस केस में क्या आएगी, नॉर्मल केस में। तो ये ठीक है तुम्हें, यहाँ तक ओके है? यस सर। हाँ, अब तुम्हें x बार को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम? यस सर, वो समझ गए ये वाला पार्ट। यहाँ तक समझ गए? अब एक बीटा थीटा था जहाँ थीटा पॉजिटिव है, मान लो थीटा 1 है, तुम्हें दिक्कत हो थीटा को 1 रख दो, ठीक। और दूसरे में बीटा 0, थीटा की जगह 0 रखना है, दूसरे में थीटा की जगह 0, तो एक बार 1 रखो एक बार 0 रखो, तो खुद डिसाइड करो k माइनस 1 और k माइनस 0 इन दोनों में कौन सा नंबर ज्यादा कौन सा नंबर कम है? सर सेकंड वाला। क्या है, ज्यादा या कम? सर ज्यादा होगा शायद। हाँ, अरे शायद से क्या भाई, तुम भी खोए हुए हो। 4 माइनस 1 अपॉन 5 और 4 माइनस 0 अपॉन 5, तो बताओ कौन सा नंबर ज्यादा कौन सा कम? सर वो सेकंड वाला सर, सेकंड वाला। क्या 4 माइनस 0 ये वाला। हाँ क्या होगा ये, मोर या लेस? ये बड़ा होगा सर। हाँ, तो वही तो मैंने किया यहाँ पे। अब ये 2 नंबर तुम्हारे पास है, ठीक, तो मुझे देखना था ये एक नंबर है ये एक नंबर है, तो नंबर लाइन ये एक्स की जेड की वैल्यू है एक्चुअली, तो मुझे नंबर लाइन पे देखना था कि कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा बाद में, किसकी वैल्यू ज्यादा किसकी वैल्यू कम है। तो k माइनस थीटा है ना, थीटा पॉजिटिव है, मान लो थीटा 1 है, तो k माइनस 1 अपॉन 1/√10 ये स्मॉलर नंबर है देन k अपॉन 1/√10, √10 ऊपर ले आओ, √10 टाइम्स कर लो। तो ये देखना था कि नंबर कौन सी ज्यादा है, तो ये k1 है,
k माइनस थीटा अपॉन 1/√n और ये k माइनस 0 अपॉन 1/√n। तुम्हें देखना है किसकी प्रोबेबिलिटी, अब किसके आगे, z मोर देन दिस। तो इसमें ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एरिया अंडर द पीडीएफ। तो ये पीडीएफ का ग्राफ बनाया मैंने, ये जो बना रखा है ये पीडीएफ का ग्राफ है स्टैंड नॉर्मल का। अब ये एक नंबर है तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी ये पूरी हो गई। तो किसके आगे की प्रोबेबिलिटी है, k1 के आगे की प्रोबेबिलिटी। और यहां पे आपके पास k2 है और ये आपका k1 है, ठीक। तो k2 के आगे की प्रोबेबिलिटी इतनी ही है और k1 के आगे प्रोबेबिलिटी पूरी है। तो बताओ किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इन दोनों में डिसाइड करना किसकी वैल्यू ज्यादा है। यस सर, k1 की ज्यादा है। ठीक है ना, तो मतलब k1 के आगे की, मतलब बीटा थीटा की वैल्यू बीटा 0 से ज्यादा है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, बी गलत है। ठीक, ओके आगे नेक्स्ट। हाँ 48 ठीक है, ये भी कुछ उस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखो जरा डिसाइड करो वैसे ही। तो ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसको थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मतलब क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 xn be a random sample from normal mu, 1 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, म्यू रियल नंबर है, अल्फा 0 से 1 के बीच है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो h0 है, तो जो h0 है वो थीटा इज इक्वल टू, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 है। h1 जो है म्यू इज इक्वल टू डेल्टा है, मतलब सिंपल ही है लेकिन वो डेल्टा मोर देन 0 है। डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल डेल्टा है 1 मान लो अभी के लिए समझने के लिए, जस्ट कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 है फॉर एग्जांपल। तो इस तरह कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये है डेल्टा आगे वेरिएबल है यहाँ पे। अब बीटा डिनोट द पावर ऑफ द टेस्ट। अच्छा बीटा क्या है, पावर है, पावर ऑफ साइज अल्फा टेस्ट। सो बीटा तो पावर है और अल्फा साइज है। दैट रिजेक्ट h0, क्रिटिकल रीजन दे रखा है तुम्हें। क्रिटिकल रीजन आएगा x बार मोर देन c a क्या अल्फा है, अल्फा c अल्फा। तो फॉर सम कांस्टेंट c अल्फा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा फिक्स है अगर, तो बीटा इंक्रीज। सो हाँ कैसे सर, क्योंकि अल्फा बढ़ेगा तो वो कम होगा ना, टाइप 2, और टाइप 2 कम होगा तो पावर बढ़ेगी। मतलब टाइप 1 एरर बढ़ाओगे तो टाइप 2 एरर घटेगी। ओके, और तो 1 माइनस बीटा होता है तो बेसिकली अल्फा इंक्रीजेस तो बीटा इंक्रीजेस। ठीक है, पहला तो सही है ना। तो ये भी रिजल्ट है, ऐसे प्रूफ भी हम कर सकते हैं अदरवाइज। ठीक है, ये एक रिजल्ट है लाइक हाँ दिख जाएगा अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए। हाँ वो दिख भी जाएगा, हाँ वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली अगर लिखेंगे हम कि जैसे अल्फा इंक्रीज होगी बीटा इंक्रीज होगी, एक्सप्रेशन से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो पावर की एक्सप्रेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, सो x बार मोर देन c अल्फा गिवन क्या h1 इज ट्रू। तो h1 इज ट्रू मतलब म्यू इज इक्वल टू डेल्टा, इस तरीके से। ओके, एंड साइज तो पता ही है
probability rejecting H naught when H naught is true. Yeah. सो प्रूव करूं या पहला तो ठीक है, पहला तो ऐसे तुम्हारे रिजल्ट ट्रू है ऐसे तो, है ना, कि व्हेन अल्फा इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस तो पावर इंक्रीजेस, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा इंक्रीज करेगी तो पावर इंक्रीज करेगी। ओके, प्रूव करना, प्रूव करके देख लेते हैं। फिर बोल रहा है कि जब अल्फा इंक्रीज करेगी तो बीटा इंक्रीज करेगी, डेल्टा फिक्स है, और फिर अल्फा फिक्स किया तो डेल्टा इंक्रीज करेगी तो बीटा इंक्रीज करेगी। अब इसी का फिर उल्टा स्टेटमेंट्स हैं ये सब, है ना। इसका जो रेसिप्रोकल है ए और सी बस एक दूसरे के वो है, ठीक है ना। तो ए और सी एक दूसरे का अपोजिट है, और ए सी और बी डी, तो मतलब ए सी में एक ट्रू होगा और बी डी में एक ट्रू होगा, यही देखना है तुम्हें बस। तो ए ट्रू है तो सी गलत हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम डायरेक्टली स्टेटमेंट याद रखो तो ए ट्रू सी गलत, प्रूव करना तो प्रूव भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। सो दूसरा क्या, फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा फिक्स है मतलब साइज फिक्स है तुम्हारा, तो बीटा इंक्रीज करेगी एज डेल्टा इंक्रीजेस। तो ध्यान दो जरा, सो डेल्टा इंक्रीजेस, तो मान लो डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। कोई अच्छा कोई फंक्शन जैसे मुझे इंक्रीजिंग दिखाना है तो क्या करूंगा मैं, अगर f फंक्शन है मुझे इंक्रीजिंग दिखाना है बाय डेफिनेशन, तो मैं लेता हूँ x1 लेस देन x2, और अगर मैं ये प्रूव कर पाता हूँ कि fx1 लेस देन fx2 मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग दिखाना तो वही उल्टा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो वही ट्राई करते हैं, देखो। तो डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 लेता हूँ मैं, ठीक। अब देखो पावर लिखता हूँ मैं, तो डेल्टा 1 के करस्पॉन्डिंग में बीटा 1 लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन c अल्फा, अल्फा कॉमन है, गिवन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा 1, और बीटा 2 लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी x बार मोर देन c अल्फा व्हेन म्यू इज इक्वल टू डेल्टा 2। मैंने अभी अज्यूम किया है कि डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या बीटा 1 लेस देन बीटा 2 आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डेल्टा इंक्रीज कर रही है बीटा भी इंक्रीज कर रही है, इसका ये मतलब होगा। अगर उल्टी इनइक्वालिटी आ गई तो मतलब डेल्टा इंक्रीज कर रही है तो बीटा डिक्रीज कर रही है ना। तो मुझे ये देखना है कि क्या हो रहा है, तो ये मुझे चेक करना है कि क्या ऐसा होगा, यस और नो। अगर ऐसा होगा तो जो डेल्टा इंक्रीजेस पावर इंक्रीजेस, तो यही देखना है आपको। इसको कंपेयर कर सकते हो, इजी है, देखो। तो ये जैसे पिछले क्वेश्चन में किया मैंने वैसे ही करेंगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाओ और तुम्हें दिख जाएगा। एक्स बार है ना, तो एक्स बार को फिर से पिछले वाले स्टोरी जो हमने किया वही सेम स्टोरी से यू जस्ट कंपेयर करो। देखो तो जो बीटा 1 है वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस एक्स बार का मीन, तो यहाँ म्यू तो डेल्टा 1 दे रखा है, यहाँ डेल्टा 2 है, तो यहाँ डेल्टा 1 घटेगा, वेरिएंस 1/√10 ही रहेगा सेम, मोर देन, तो यही चीज यहाँ भी करोगे तुम। ओके, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी z मोर देन c अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन 1/√n, ये तुम्हारा बीटा 1 हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से बीटा 2 देख लो, तो जो बीटा 2 लिखोगे ऐसे ही बन जाएगा। तो जब बीटा 2 में घटाओगे तो यहाँ मीन डेल्टा 2 है, गिवन मीन डेल्टा 2, तो यहाँ से x बार माइनस डेल्टा 2 अपॉन, मतलब z लिख देता हूँ सीधा सीधा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ मैं सीधा z लिख देता हूँ, मोर देन होगा ना, हाँ, और यहाँ बनेगा c अल्फा कोई कांस्टेंट है, माइनस डेल्टा 2 अपॉन 1/√n। अब तुम खुद सोचो, जब डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस नंबर, c अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन 1/√n एंड c अल्फा माइनस डेल्टा 2 अपॉन 1/√n। क्या रिलेशन होगा इन दोनों में, तुम खुद डिसाइड करो। सब पहला वाला बड़ा होगा, है ना, तो तुम घटा रहे हो ना, तो यहाँ देखो डेल्टा 1 छोटा है, डेल्टा 2 बड़ा है, ये तो कॉमन ही है, बाकी क्वांटिटी कॉमन है डेल्टा 1 डेल्टा 2 को छोड़ के। तो यहाँ जब ज्यादा घटा रहे हैं, जब ज्यादा चीजें माइनस करेंगे तो कम बचेगी, तो कहाँ पे ज्यादा घटा रहे हैं, डेल्टा 2 ज्यादा है ना, तो डेल्टा 2 ज्यादा है तो ज्यादा घटाएंगे कम बचेगी, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा।
सब प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है मतलब एक तरह से। तो अब देखना है मुझे, वो नंबर चेक किया पहले मैंने, अब मुझे प्रोबेबिलिटी की बात करनी है कि तो जब डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है तो मेरा ये नंबर ज्यादा है उस नंबर से। अब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैं फिर से वही लॉजिक कि मान लो स्टैंडर्ड इस तरह से है, तो अब कौन सा नंबर राइट में है, तो ये नंबर 2 नंबर होंगे, सो जो भरा है वो इधर होगा, तो सी अल्फा माइनस डेल्टा 1 अपॉन 1/√n ये राइट में है, और ये नंबर है सी अल्फा माइनस डेल्टा 2 लेफ्ट, जो छोटा है वो लेफ्ट में होगा ना, नंबर लाइन पे क्या होता है 1 पहले फिर 2 फिर 3 फिर 4, जो छोटा लेफ्ट में होगा, तो जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट में है, अपॉन 1/√n। अब देख लो किसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये जो नंबर है दिस नंबर इज मोर, मतलब ये राइट में है, तो इसके प्रोबेबिलिटी इसके पीछे ही कम होगी, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी कम आएगी। चेक कर लो भाई, क्योंकि ये नंबर जो है लेफ्ट में है तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी, तो इस नंबर के आगे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ मोर देन लगा हुआ है ना, सो जेड मोर देन दिस नंबर, z more than this number, so which probability is larger, probability is area under the PDF। तो ठीक है जी, देख लो, तो यहाँ से क्या मिला मुझे कि जब डेल्टा 1 लेस देन डेल्टा 2 है तो बीटा 1 लेस देन बीटा 2 है, तो ये ओके आया, मतलब ये ओके है, तो जब डेल्टा इंक्रीज कर रही है तो बीटा भी इंक्रीज कर रही है, सो व्हेन डेल्टा इंक्रीजेस बीटा इंक्रीजेस, तो ये सही है, तो ये गलत हो गया। चेक कर दो भाई, लिख के देखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सर। ये पहला वाला प्रूफ करूं या एक्सेप्ट कर लोगे, स्टेटमेंट है ना कि व्हेन, ट्राई करते हैं उसके बाद करना। हाँ वैसे ही है तो वैसे ही, लेकिन जैसे अब तुम्हें इसमें क्या चेक करना, पहला वाले में अल्फा इंक्रीज मतलब अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, देन मुझे चेक करना बीटा इंक्रीज करेगी तो बीटा 1 लेस देन बीटा 2, यही चेक करना है, ये आएगा। तो यहाँ डेल्टा फिक्स रहेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन आएगी, तुम्हें देखना है अल्फा 1 साइज है, साइज क्या होता है कि जो रिजेक्शन रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी अंडर H0 है ना, तो यही कह सकते हैं कि जैसे अल्फा इंक्रीजेस तो वहां से देख के कह देते हैं कि सी अल्फा को डिक्रीज करना पड़ेगा। यस, क्योंकि देखो जो ही ये अल्फा 1 मान लो तुम्हारे पास अल्फा 1 ये प्रोबेबिलिटी है, मैं बोल रहा हूँ अल्फा 1 छोटी है अल्फा 2 ज्यादा है, तो अल्फा 2 ज्यादा है तो अल्फा 2, तो सी अल्फा 1 यहाँ होगा और सी अल्फा 2 यहाँ होगा, क्योंकि अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग इतनी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि अल्फा 1 मैंने छोटा लिया हुआ है तो सी अल्फा मेरा यहाँ रहेगा, और अल्फा 2 ज्यादा है तो सी अल्फा 2 उसके पीछे आ जाएगी, हाँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ना, रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तुम अगर अल्फा 2 बढ़ा रहे हो, अल्फा 2 क्या है रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी है, तो वो बढ़ानी है तुम्हें, तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो सी पीछे आएगी, है ना, तो मतलब हाँ जब अल्फा बढ़ा रहे हो तो सी जो है क्रिटिकल पॉइंट है वो पीछे आएगी नंबर लाइन पे, तो प्रोबेबिलिटी उसकी आएगी ज्यादा हो जाएगी। देख लो, हाँ ठीक है, मतलब अल्फा जब बढ़ेगी, जब अल्फा क्या प्रोबेबिलिटी है, अल्फा इज प्रोबेबिलिटी, तो पहले सी अल्फा 1 राइट साइड का नंबर होगा, सी अल्फा 2 लेफ्ट साइड का नंबर होगा, जब अल्फा 2 ज्यादा है तो हो गया, तो जब अल्फा इंक्रीज कर रही है तो सी अल्फा, अब देखो सी अल्फा 2 में क्या रिलेशन है, यहाँ सी अल्फा 1 और सी अल्फा 2 में क्या नंबर लाइन का नंबर है वो, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, सी अल्फा 1 ज्यादा है ना, नंबर लाइन पे 2 नंबर है ना, तो सी अल्फा 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अल्फा 1, क्रिटिकल पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अल्फा 2, तो क्रिटिकल पॉइंट एक्स एक्सिस का पॉइंट है, मतलब एक्स का जो सपोर्ट है जेड का उस पे पॉइंट है, तो सी अल्फा 1 ज्यादा है सी अल्फा 2 से, तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, जब अल्फा इंक्रीज करेगी सी अल्फा डिक्रीज करेगी, ओके है, और उसके हिसाब से अब यही पे अल्फा 1 अल्फा 2 कर दो, डेल्टा फिक्स रहेगा। अच्छा, तो ये चूंकि तो मोर देन है ना, तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो सेम ही रिलेशन रहेगा, फिर वो इंक्रीज कर जाएगी, क्या होगी, बीटा इंक्रीज कर जाएगी ना, हाँ, तो बीटा 2 बड़ी हो जाएगी, देख लो भाई एक बारी, क्योंकि सी अल्फा 1 ज्यादा ना तो उसका आएगी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी फिर, तो यहाँ से आ जाएगा
जो बीटा 1 है वो फिर लेस देन बीटा 2 हो जाएगी, क्योंकि सी अल्फा 1 के आगे की प्रोबेबिलिटी कम होगी, है ना। सी अल्फा 1 के आगे, सी अल्फा 1 जो है ना उसके आगे की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो इसीलिए बीटा 1 कम हो जाएगी। सी अल्फा 2 के आगे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए बीटा 2 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये प्रूव कर दिया हालांकि, है ना। तो व्हेन साइज इंक्रीजेस पावर आल्सो इंक्रीजेस, मतलब टाइप 2 एरर डिक्रीज करेगी तो पावर इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, करेक्ट 54 54 हाँ, x1 x2 be the random sample from uniform। हाँ, एक डाउट है कि इसमें S0 और थीटा को 1 या 2 कौन सा लेंगे? h0 में थीटा लेस देन इक्वल टू 1 और मोर देन इक्वल टू 2 दोनों है ना। थीटा को 1 ले लेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, साइज पूछा है, अच्छा, मैक्सिमाइज करना है तो थीटा को 2 लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो देखना है कि उस इंटरवल में जब फंक्शन ऑफ थीटा होगा तो उस इंटरवल में जो थीटा की वैल्यू दे रखी है अंडर h0, उस इंटरवल में तुम्हारा साइज मैक्सिमम कब होगा। साइज और पावर को मैक्सिमाइज करना होता है, टाइप 2 एरर को मिनिमाइज, अगर फंक्शन बन रहा है तो यू हैव टू मैक्सिमाइज द साइज, है ना। सिंपल वर्सेस सिंपल है, पर्टिकुलर नंबर आता है तो क्या ही मैक्सिमाइज करो, कांस्टेंट आएगा। लेकिन जब फंक्शन ऑफ थीटा आएगा देन साइज को मैक्सिमाइज करना है, पावर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हो जाएगा, करूं सॉल्व, हो जाएगा सर, है ना। वो थीटा से डिवाइड करके कर चेंज करेंगे। हाँ हाँ, और गेट वाला हो गया। हो गया। इसमें और किसी को डाउट है? बाकी लोग जैम वाले में किसी को डाउट है? सबका डाउट खत्म हो गया। अच्छी बात है, वो कुछ बच्चे हैं जो सारा किए हैं, बहुत से बच्चे किए ही नहीं, वो वेट कर रहे हैं कि कभी एक मुहूर्त निकलेगा तो सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे हैं, 10-15 बच्चे होंगे जो जिन्होंने किए होंगे, 10-15 इस बैच में से बहुत है, तो वैसे टोटल है 250 बच्चे अराउंड है, तो उसमें बाकी अपना कर रहे होंगे घर पे, वो है मतलब वो कभी ना कभी कर लेंगे, फिर डाउट पूछेंगे, डाउट क्लास चली रहा है। चलो गेट वाले में देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, गेट वाला ट्राई करते हैं। गेट वाला ये रहा, अरे यार फिर धोखा दे रहे हैं, बताओ, इधर देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 सर बहुत सारे डाउट तो उस मोनोटोन वाले से क्लियर हो गए। हाँ, दो तीन में जो होता है मोनोटोन लाइक्लीहुड ऐसे प्रॉपर्टी। हाँ, प्लस ये भी जो मैक्सिमाइज वाला कॉन्सेप्ट भी था, इसमें कई बारी दिक्कत ये होती थी वैल्यू कैसे लेनी, बट अभी वो भी क्लियर हो गया। मैक्सिमम, हाँ, तो यही डाउट आता है मैक्सिमम वाले में, एक तो हाँ वो लाइक रेशियो वाले में। हाँ, बाकी तो सर वरना फॉर्मूला लगता जाता है, होते ही जाते Easy हैं, है। थोड़ा सा जब वो कॉन्सेप्ट ऐड कर देता वहीं पे दिक्कत होती है। ये आज फिर खुलेगा पता नहीं। तो बताओ, स्क्रीनशॉट लेके भेजो, ग्रुप में भेजो, देखते हो वहीं पे। ग्रुप में भेजो तो देख लेते हैं। चलो, तो ये है क्या है कि x1 x2 xn be the random sample, तो हो गया इसका। सो
यार पिछला वाला खुल गया, ये नहीं जा रहा, अब कैसे जाएगा? तो x1 x2 से रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम नॉर्मल थीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग h0 में थीटा 1 या 2 होगी, h1 में थीटा 1 से कम या 2 से ज्यादा। ओके ये इंटरवल है 1 से 2। अच्छा तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्रिटिकल रीजन ऑफ लेवल अल्फा ऑफ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ h नॉट अगेंस्ट h1 इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो क्रिटिकल रीजन तो निकाल सकते हो, क्या करोगे? Where C1 C2 are this is this। दूसरा है क्रिटिकल रीजन ऑफ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट दिस इज दिस। एंड तीसरा है एनी एट एनी लेवल अल्फा द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ H0 अगेंस्ट H1 डज नॉट एग्जिस्ट। एंड डी है एट एनी लेवल अल्फा द पावर ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज लेस देन अल्फा। तो आई थिंक ये थ्योरम उड़ा है कुछ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि H0 में तुम्हारा थीटा 1 से 2 में है और H1 में लेस देन है या मोर देन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन है ना। हमने ये देखा है कि आई थिंक इसका आंसर क्या दे रखा है? सी दे रखा है। हाँ सर। अच्छा तो इसका प्रूफ, हाँ वही इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, H0 में थीटा 1 से 2, हम लोग अभी तक क्या क्या देखा हमने, या तो थीटा 0 है तो इधर नॉन जीरो है, या मोर देन जीरो लेस देन जीरो अल्टरनेटिव में, और या तो इधर मोर देन जीरो ऐसा है। यहाँ पे क्या है कि थीटा 1 से 2 है यहाँ पे। तो जब तुम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओगे ना यहाँ पे, कैसे अप्लाई करोगे? मैक्सिमाइज ओवर, मतलब क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करो जब थीटा 1 से 2 के बीच है। तो यहाँ भी x बार हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x बार हो जाएगा। और इसका मीन क्या है? मीन थीटा है। तो एक्चुअली होगा क्या, जब थीटा 1 से 2 के बीच है ना, तो रेशियो आ जाएगी 1 लेस देन के। लाइक्लीहुड फंक्शन x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? एट एनी लेवल अल्फा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट H0 अगेंस्ट H1 डज नॉट एग्जिस्ट। चलो इस तरह क्वेश्चन में ऐसा थीटा जैसे ना, ये एक इंटरवल लिया है और H1 में क्या किया है, उसके पहले या उसके बाद वाला लिया है ना। तो इस तरह केस में एक्चुअली थीटा में जो ना उस तरह केस है, तो यहाँ पे कोई वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये मुझे ना वही कह रहा हूँ, इसका प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे पता लगे? ये रिजल्ट है कोई एक्चुअली, तो यहाँ रिजल्ट क्या, मुझे रिजल्ट दिखाना पड़ेगा ना एग्जैक्टली। सो व्हाट इज दैट रिजल्ट? हाँ ए बी को कैसे रिजेक्ट करेंगे इसमें? ए बी को तुम क्रिटिकल रीजन निकालोगे कैसे? क्वेश्चन ये है, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन। जैसे हमने ये कहा था कि जब ऐसा होता है थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता, मान लो H0 होता कि थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हमने ये कहा था ना कि उसका क्रिटिकल रीजन जो आएगा जब H0 में थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है और H1 में थीटा मोर देन 1 है। तो इसके सामने क्या कहा, इसका क्रिटिकल रीजन बिल्कुल तुम ये फाइंड कर लो, इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ H0 में तुम्हारा थीटा जो है वो 1 से 2 में है और H1 में थीटा क्या कह रहा है, या तो 1 से कम है या 2 से ज्यादा है। यहाँ प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो थीटा इक्वल टू 1 या थीटा इक्वल टू, इस बीच का फाइंड करोगे ना, तो लाइक्लीहुड ऐसे तो टेस्ट यहाँ पे होगा कि मैक्सिमाइज ऑफ एल थीटा व्हेन थीटा बिटवीन 1 and 2 and maximize of L theta when theta belongs to R। मतलब 0.2 पे निकालना है ना H0। कैसे, तुम्हें कैसे पता चलेगा 2 पे मैक्सिमम है? हाउ डू यू डिसाइड कि 2 पे मैक्सिमम कि 1 पे मैक्सिमम है कि बीच में मैक्सिमम है? थीटा के रिस्पेक्ट में वो नॉर्मल इंक्रीजिंग होता है। तो नॉर्मल मैक्सिमम x बार पे होता है, ml x बार है ना।
तो ये x बार डिसाइड करेगा। अगर x बार इस बीच में आ गया 1 2 के बीच में, तो यहाँ भी x बार रखोगे, यहाँ भी x बार रखोगे, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक, अगर x बार तुम्हारा लेस देन 1 है, ठीक है, देखो जरा कि जैसे हमें पता है कि जो लाइक, हाँ एमएलई क्या होगा नीचे, तो ऑलवेज है, नहीं 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 नहीं, डिनोमिनेटर में पूरा सपोर्ट आता है दोनों मिला के, ये और ये मिला के, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ होल पैरामीटर स्पेस आता है, ये सिर्फ h1 वाला आएगा, न्यूमरेटर में h0 वाला आएगा, तुमने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली थ्योरम। जब मैं इन जनरल लिखा रहा था, सिंपल वर्सेस सिंपल में होता है कि लाइक्लीहुड एट थीटा नॉट अपॉन थीटा वन, वो सिर्फ सिंपल वर्सेस सिंपल में होता है। सिंपल वर्सेस कंपोजिट है या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, तो डिनोमिनेटर में उस केस में जब अल्टरनेटिव तुम्हारा कंपोजिट है तो डिनोमिनेटर में पूरा पैरामीटर स्पेस आएगा। तो यहाँ थीटा बिलोंग्स टू आर लिखा है मैंने, देखो ध्यान से, है ना, तो हाँ वहाँ यूनियन में लिखा था, दोनों मिला के लिखा था। तो नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है कि जस्ट तुम्हें लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन एट एक्स बार, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है कि जब, अब डिपेंड करता है कि एक्स बार कहाँ पे है। अगर एक्स बार 1 2 के पीछे है मान लो, तो ये किस पे मैक्सिमम हो जाएगी, तो 1 पे मैक्सिमम आ जाएगी, तो उस केस में मुझे L1 लिखना पड़ेगा। अगर जब x बार लेस देन 1 है तो उस केस में होगा लाइक्लीहुड फंक्शन एट 1 अपॉन LX बार। जब x बार, मान लो दूसरे केस में कि x बार की वैल्यू मतलब 1 2 यहाँ आ गई फॉर एग्जांपल, कि x बार 2 से भी ज्यादा है, तो किस पॉइंट में मैक्सिमम मिलेगी, L2 अपॉन LX बार, ये आएगी। अच्छा, तीसरा केस क्या है, जब x बार की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, मान लो 1 यहाँ है 2 यहाँ है फॉर एग्जांपल, x बार बीच में है, तो ये LX बार अपॉन LX बार जो कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, तो इसीलिए एक्चुअली कोई एडजस्ट करेगा नहीं, तो यहाँ पे ना इसके करस्पॉन्डिंग अलग आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग अलग आएगा, तो वो मोस्ट पावरफुल नहीं बनेगा एक्चुअली। हाँ, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्चुअली, क्योंकि एक्स बार पे डिपेंड करता है। जब एक्स बार तुम्हारा है ना, अपने कहा 1 से कम है, तो ये हमारा रेशियो है, ये आएगा लेस देन के। जब एक्स बार 2 से भी ज्यादा है, तुम तो ग्राफ के थ्रू समझो, क्योंकि मैक्सिमम एक्स बार पे होगा। अब एक्स बार कहाँ है वो डिपेंड करता है ना, तो ये नंबर लाइन है, तो मैं बोल रहा हूँ जब यहाँ पे 1 2, तो जब एक्स बार 2 से भी ज्यादा हो गया, उस केस में अगर एक्स बार की वैल्यू 2 से भी ज्यादा है, तो देखना है कि मुझे तो इसी पे मैक्सिमाइज करना है, तो ये फंक्शन 2 पे मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसी इंटरवल में मैक्सिमाइज करना है न्यूमरेटर में, तो ये 2 पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो L2 अपॉन LX बार लेस देन के, तो एक बार क्रिटिकल रीजन ये आएगी, एक बार क्रिटिकल रीजन ये आएगी, तीसरे केस में 1 आ जाएगी। तो इसीलिए यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन नहीं मिलेगा, दो अलग अलग मिल रहा है ना, तो उस केस में नहीं आएगा। सो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर द H0 अगेन H1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि साइज अल्फा का ना एक पर्टिकुलर साइज का यूनिक, मैंने कहा था ना कि यूनिक तुम्हारे पास वो मिलेगा। अगर साइज अल्फा का मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, वो यूनिक होगी। के से निकालते हैं ना लोग, जब हमारा मान लो एक्स बार लेस देन के आता है, तो अल्फा यूज करके हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स बार लेस देन के अंडर H0, है ना, अंडर H0, और ये अल्फा रखते हैं, तो यहाँ से के कोई यूनिक आंसर आता है, के की 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, के कोई यूनिक नंबर होगा, और उस यूनिक के लिए ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा बाय नेमर पियर्सन लेमा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दो अलग अलग तुम्हारे पास क्रिटिकल रीजन आएगा ऑन डिफरेंट सिचुएशन, तो कोई यूनिक क्रिटिक मतलब वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसीलिए थर्ड वाला गलत है, मतलब जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ना, मतलब गलत है, इसलिए कोई यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको तो ऐसे बोल सकते हैं, जो रेशियो है वो पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, हाँ, तो वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हाँ वो तुम देख सकते हो, हाँ वो भी है। एक बार देगा x लेस देन के, एक बार देगा x ग्रेटर देन के, दोनों का इंटरसेक्शन ट्राई। लेकिन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल में फिर अल्फा यूज करोगे, कोई वो मिलना चाहिए, देखते हैं H0 when, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक देगा x लेस देन के, हाँ, और एक बार देगा x ग्रेटर देन के, हाँ, और x इक्वल टू के पे तो वो नहीं कांस्टेंट ही दे रहा है, हाँ, तो इंटरसेक्शन फाई आ रहा है।
ओके रीजन का। जीरो आ रहा है ना। हाँ यही कुछ लॉजिक, हालांकि ये है ना, इसका यही कुछ लॉजिक है। तो ऐसा कुछ होगा जब थीटा 1 से 2 में जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो है ना, उसमें से 1 से 2 का बीच का दे दिया उसके पीछे उसको, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए है ना, हालांकि एक और कोई थ्योरम है, कार्डिन-रोगिन थ्योरम, जैम में तो नहीं है ये, तो वो रैंडमाइज्ड टेस्ट वाला। हाँ उस तरह से कुछ। ठीक है बताओ अगला, इसके इस लॉजिक से इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, डायरेक्टली रिजल्ट है तो लिखना पड़ेगा मुझे, या तो रिजल्ट होगा।